टाइम्स फोर फैक्टर से मल्टीप्लाई होती जाएगी। यानी कि आपकी फर्स्ट फैक्टर के अंदर लेट सपोज वैल्यू स्टिफनेस की 6 है, तो आपकी सेकंड स्टेप के अंदर वो 12 हो जाएगी, थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो आपकी 18 हो जाती है, देन वी हैव अ 24। तो वो एक फैक्टर 4 से मल्टीप्लाई होता जाता है केस सारा। नाउ अनडैम्प्ड सिस्टम, generally in 1 degree of freedom system we disregard or neglect the frictional forces or damping। अब अनडैम्प्ड सिस्टम क्या है? अनडैम्प्ड सिस्टम बेसिकली क्या था? डैम्पिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ डिसिपेटिंग द एनर्जी, जिसकी वजह से फ्री वाइब्रेशन, जो स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है वो वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। अब अनडैम्प्ड सिस्टम जिसके अंदर कोई डैम्पिंग यूज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल, तो इन 1 डिग्री ऑफ सिस्टम जो है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर हम निग्लेक्ट करते हैं डैम्पिंग को और इंटरनल फोर्सेस को और फ्रिक्शनल फोर्सेस को। In addition, we consider the system during its motion or vibration to be free from the external action or the forces। उसके लिए हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम कंसीडर करना है। Under these conditions, the system is said to be in free vibration and it is in motion governed only by the influence conditions that the given displacement and velocity at time t is equals to 0 when the study of the system is initiated। This undamped 1 degree of freedom system is often referred to as a simple undamped oscillator। कहने का जो मकसद है वो ये है कि जब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता है उसके अंदर जो आपकी 1 डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डैम्पिंग का जो कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शनल फोर्सेस का है वो समटाइम्स हम इग्नोर कर देते हैं। किस तरह से बाकी जो है वो हमारे पास मजीद कंडीशन आ जाती हैं कि इनिशियल कंडीशन आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, वेलोसिटीज हैं, और उसके बाद जो है वो आपका अनडैम्प्ड एक सिस्टम कहलाता है जिसको हम सिंपल अनडैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। इसको मजीद आप यहाँ से क्लियर, सारी चीजें सिचुएशन यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर्स कि अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एक 1 डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो हम किस तरह से उसको विदाउट डैम्पर हम उसको रेजिस्ट करवा सकते हैं, या एनर्जी जो जनरेट हो रही है, जो एक फ्री वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दीज 2 फिगर्स और अरेंजमेंट्स आर द एनालिटिकल मॉडल्स। उन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इट्स द ओनली मैटर ऑफ प्रेफरेंस टू अडॉप्ट वन और द अदर, कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। दीज मॉडल्स बेसिकली वी हैव m is restrained by a spring k and is limited to a rectilinear motion along one coordinate axis। कि ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, एक आपने मास को एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया जिसको आपने रिस्ट्रेन कर दिया टू जस्ट मूव इनटू द 1 डायरेक्शन ओनली, और जो आपने उसके अंदर एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट अचीव की। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हो या एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कर रहे हो, तो दिस सिस्टम बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ अनडैम्प्ड सिस्टम, जिसके अंदर कोई विस्कस डैम्पर लगा हुआ नहीं है। लेकिन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को मिनिमाइज करने के लिए आप बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ अदर मेथड, स्प्रिंग्स वगैरह लगाते हो, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हो जिससे वो फ्री मोशंस को हम मिनिमाइज कर सकें, दैट सिस्टम बेसिकली इज नोन एज अ अनडैम्प्ड सिस्टम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ अगेन वी हैव अ डैम्पिंग फोर्स। The damping force basically क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। The process by which free vibration steadily diminishes in amplitude is called damping। डैम्पिंग के मैकेनिज्म के अंदर जो फ्री वाइब्रेशन होती है स्ट्रक्चर के अंदर, ऑसिलेशंस होती हैं, फ्री वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, वो एक प्रोसेस के जरिए, एक मेथड के जरिए वो स्लोली डिमिनिश हो जाती है एम्पलीट्यूड के अंदर। दैट प्रोसेस बेसिकली इज नोन एज अ डैम्पिंग। In damping, the energy of the vibrating system is dissipated by various mechanisms and often more than one mechanism be present at the same time। कि different methods available है, आप उस energy को किस तरह से dissipate कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं at a time at any structure के अंदर। कम से कम एक या एक से ज़्यादा जो है वो methods आपने mechanisms होने चाहिए। In simple clean systems such as the laboratory models, the most of the energy dissipation presumably arises from a thermal effect of the repeated elastic straining of the material। कि इलास्टिक मॉडल्स जो होते हैं, लेबोरेटरी मॉडल्स, छोटे मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर जो इवन हायर टेम्परेचर्स की वजह से भी मॉडल के अंदर वेरिएशन आ रही होती है, या उनके अंदर जो है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन चेंजिंग हो रही होती है, इलास्टिक स्ट्रेनिंग डेवलप हो रही होती है मटीरियल के अंदर from the internal friction when solid is deformed। However, in actual structures, many other mechanisms also contribute to the energy dissipation। अब यहाँ पे एक मटेरियल के अंदर तो एनर्जी डिसिपेट ड्यू टू इट्सेल्फ, उसकी अपनी कंपोजिशन जो लेबोरेटरी मॉडल के अंदर ऑब्जर्व किया गया वो ये था कि विद इन इट्स टेम्परेचरल चेंजेस
विद इन थर्मल इफेक्ट की वजह से वो एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है लेबोरेटरी के अंदर। लेकिन इन रियलिटी मेनी अदर मैकेनिज्म्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी। अब उसके साथ कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं? इन अ वाइब्रेटिंग बिल्डिंग दीज मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व द फ्रिक्शन एंड स्टील कनेक्शंस, कि दो कनेक्शंस के दरमियान जो फ्रिक्शन है, that friction is also playing a role for the dissipating the energy of the free vibrations. Opening and closing of micro cracks in the concrete, कि वो ओपन हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, ये भी आपस में एक फ्रिक्शन डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है एनर्जी डिसिपेट होती है। फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ एंड द नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सच एज पार्टीशन वॉल्स, कि पार्टीशन वॉल्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के दरमियान एक फ्रिक्शन डेवलप होती है जो कि उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी को डिसिपेट कर रहा होता है। So it seems impossible to identify or describe the mathematical model each of these energy dissipating mechanisms in an actual building. तो असल में जो है मैंने reality basically it's impossible to calculate the energy dissipating mechanisms due to these materials, कि जो आपकी फ्रिक्शन है जॉइंट्स के दरमियान, जो फ्रिक्शन है क्रैक्स के दरमियान, जो स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन डेवलप हो रही है उसको इजीली प्रिडिक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल है। So as a result, the damping in actual structures is usually represented in a highly idealized manner. For many purposes, the actual damping in the single degree of freedom structure can be idealized satisfactorily by a linear viscous damper or dashboard. कि आप इन तमाम मटेरियल्स की वजह से जो एक एनर्जी डिसिपेटिंग मैकेनिज्म बन रहा है वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसको इजीली एस्टिमेट करना या कैलकुलेट करना। हाउएवर हम एक लीनियर जो है वो विस्कस डैम्पर्स या डैशबोर्ड्स वगैरह यूज करके एनर्जी को डिसिपेटिंग मैकेनिज्म को सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। द डैम्पिंग कोफिशिएंट हमें चाहिए यहाँ पे, डैम्पिंग कोफिशिएंट इज सिलेक्टेड सो दैट द वाइब्रेशनल एनर्जी it dissipates is equivalent to the energy dissipated in all damping mechanisms. अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक कांस्टेंट चाहिए जो कि हम, क्योंकि डैम्पिंग जो डैम्पर हम यूज कर रहे हैं विस्कस डैम्पर, दैट इज बेसिकली अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे हमें एक वैल्यू चाहिए जो कि हम कांस्टेंट एज अ डैम्पिंग कोफिशिएंट के तौर पे हम यूज करते हैं ताकि जो हमारी एक इक्विवेलेंट एनर्जी डिसिपेटिंग का हमारे पास जो है वो एक फार्मूला डेवलप हो जाए। सो इन ऑल डैम्पिंग मैकेनिज्म्स कंबाइंड प्रेजेंट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, this idealization is therefore called as a equivalent viscous damping। और इस मेथड को बेसिकली हम इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पर कहते हैं, जिसके अंदर आप जो एक फार्मूला सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर जो आपने विस्कस डैम्पर यूज किया, लीनियर विस्कस डैम्पर, उसके लिए आप एक कांस्टेंट या कोफिशिएंट ड्राइव करते हो जो कि उस मेथड के अंदर यूज होता है, एंड आप उससे एक कम्युलेटिव या इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू चूज करते हैं। So for that purpose, let's suppose we have pictures and figures here. Figure A we have here. Figure A basically shows a linear viscous damper subjected to a force Fd, damping force, along the degree of freedom with respect to the displacement U. कि अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज जो डैम्पिंग जो मैकेनिज्म है विस्कस डैम्पर है ये एक फोर्सेस अप्लाई कर रहा है यहाँ पे इस मैकेनिज्म के अंदर भी और इस मैकेनिज्म के अंदर भी, और इस फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट जनरेट होती है। द इंटरनल फोर्स इन द डैम्पर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है मेंबर के अंदर या एक्सटर्नल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है डैम्पिंग की वजह से, वो आपका जो रेजिस्टिंग प्रेशर है, फोर्स है, उस दोनों फोर्सेस के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। So therefore the damping force is related to the velocity across the linear viscous damper। आप इसको रिलेट कर रहे हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या जो डैम्पिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी। सो द डेवलप अपना जो डैम्पिंग फोर्स है इज इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द डैम्पिंग कोफिशिएंट, where C is the constant, is the viscous damping coefficient, it has a units of force into time per length। तो जब आप एक अज्यूम करते हैं कि लेट सपोज अ लीनियर विस्कस डैम्पर हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और वो एक लीनियर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से जो फोर्स की इंटेंसिटी है डैम्पिंग फोर्स की, वो आपकी एक डिस्प्लेसमेंट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, और यही डैम्पर आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे और इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे दोनों ये एज अ कम्युलेटिव एक्ट कर रहा है, और इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है वो वेलोसिटी प्ले कर रही होती है।
तो वेलोसिटी एंड जो आपके डैम्पिंग फोर्स है दैट आर बेसिकली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके अंदर जो है वो हमने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया जो कि विस्कस डैम्पिंग कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप हुई एफ डी बेसिकली इज इक्वल्स टू सी इंटू यू डॉट बेसिकली इज वेलोसिटी एंड सी इज द विस्कस डैम्पिंग कोफिशिएंट, एफ डी इज द डैम्पिंग फोर्स। Unlike the stiffness of the structure, the damping coefficient cannot be calculated from the dimensions of the structure and the sizes of the structural elements. कि damping आप स्ट्रक्चर के डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते और ना ही स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की साइज से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस शुड नॉट बी सरप्राइजिंग बिकॉज इट इज नॉट फीजिबल टू आइडेंटिफाई ऑल द मैकेनिज्म्स दैट डिसिपेट द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर जो वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, फ्री मोशंस जनरेट होती हैं, उनके लिए हमारे पास कोई ऐसा एक प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम 100% वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। Thus, based on the experiments on actual structures provided the data for evaluating the damping coefficients, कि हम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस या बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं एक अवेलेबल डेटा से डैम्पिंग कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालने के लिए। दीज मे बी फ्री वाइब्रेशन एक्सपेरिमेंट दैट लीड डेटा सच एज दोज शोन इन द प्रीवियस फिगर्स। द measured rate at which the motion decays in free vibration will provide a basis for evaluating the damping coefficients। कि इन एक्चुअल हम वैल्यूज को नहीं अज्यूम कर सकते, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स के अंदर डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू हम अज्यूम नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन लेबोरेटरी मॉडल्स हमने जो है वो डेरिवेशंस की और हमारे पास जो है एक अंदाजे के तहत जो है वो वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट्स हमने चूज किए फ्रॉम द अवेलेबल डेटा। उनको हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं फ्री वाइब्रेशंस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए एज अ डैम्पिंग कोफिशिएंट के तौर पे। नाउ वी हैव एन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्सटर्नल फोर्स, कि जब एक्सटर्नल फोर्स इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेटिंग फोर्स, इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट करता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से ड्राइव करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ फिगर हियर, आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि एक फ्रेम है हमारे पास, 1 स्टोरी फ्रेम है एज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, is facing an external force here in the direction of degree of freedom। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम डेवलप हो रही है और उस डायरेक्शन के अंदर एक lateral displacement जनरेट हो रहा है। This notation basically indicates that the force P varies with time. Force P varies with time. The resulting displacement of the mass also varies with respect to the time. The rate of change basically हो रहा है with respect to time is denoted by UT. PT basically is the pressure or load external force which is जो है वो change हो रहा है जो कि with respect to the time, और उसी वजह से with respect to the time displacement भी change हो रही है। So now उसी इसकी डेरिवेशन के लिए, so for the derivation of the differential equations governing the displacement due by using two methods, number one is the Newton's second law of motion and second we have a dynamic equilibrium method। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली यूज करके हमने जो है वो वेरियस इक्वेशंस को एस्टिमेट किया है व्हेन एनी टाइप ऑफ सीस्मिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वॉल ऑन एनी टाइप ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। हम इक्वेशंस को किस तरह से ड्राइव करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। Let's suppose the forces acting on the mass at some instant of time are shown in figure 1.5b. These include an external force, the elastic resisting force and the damping force। अब इस पिक्चर के अंदर आप यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल ये वही पिक्चर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कराएं। 1a थी कि हमारे पास जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो मास और ऑब्जेक्ट को जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट करा रहा है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्रेशर भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके अंदर हमारे पास डैम्पिंग भी है। तो जो आपका प्रेशर बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स आपका यहाँ रिलाई करा दिया हमने, मास आपका वही ऑब्जेक्ट के अंदर है, और Fs बेसिकली इज द रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ द सिस्टम। जो आपके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की वजह से, मेंबर की स्टिफनेस की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो आपका इंटरनल रेजिस्टिंग प्रेशर हो गया। यहाँ पे आपकी मास आ जाती है और ये आपका जो डैम्पर है बेसिकली वो डैम्पर जो एडिशनल लोड प्रोवाइड कर रहा है एज अ रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है अपोजिट टू दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, वो आपका यहाँ पे प्रेशर आ जाता है जो कि डैम्पिंग प्रेशर या डैम्पिंग फोर्स कहलाता है। The external force is taken positive because in the direction of x-axis is move कर रहा है। Let's suppose हम equilibrium conditions को यहाँ पे फोकस करते हैं। Equilibrium conditions के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं कि sum of all the forces which are acting in the horizontal direction must be equals to 0।
और उसके अंदर हमारी कंडीशन क्या होती है कि फोर्सेस मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द फोर्सेस मूविंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। या तो आपके जो राइटवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस हैं वो इक्वल होने चाहिए जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन वाले हैं, या तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि तो एक्सटर्नल फोर्स है बेसिकली वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स मूव कर रहा है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ पॉजिटिव। वो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, हम उसको पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। However, the displacement, velocity and acceleration are also treated as a positive because they are moving in the direction of same direction of the loading. जिस डायरेक्शन में आपका प्रेशर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट मूव कर रही है, मास भी मूव कर रही है, वेलोसिटी भी मूव कर रही है और एक्सीलरेशन भी मूव कर रही है। तो तमाम जो फोर्सेज है बेसिकली मास, टोटल प्रेशर, रिजल्टिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तमाम चीजें जो है वह पॉजिटिव ट्रीट हो रही है। However, the elastic and damping forces, जो इलास्टिक है या इलास्टिक स्टिफनेस है, ओवरऑल लेटरल स्टिफनेस है, और जो डैम्पिंग है ये आपके अपोज कर रहे हैं इस फोर्सेस को, ये आपके अपोज कर रहे हैं, आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज दे आर इंटरनल फोर्सेस दैट रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन एंड वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका डैम्पर है और इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एज अ अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये आपका फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो इनकी वजह से द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस पी फोर्स माइनस एफ एस, यानी कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और माइनस एफ डी इज बेसिकली अ डैम्पिंग फोर्स, एंड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस रिजल्टिंग फोर्स minus Fs total internal resistance minus Fd basically is the damping force is equals to mass with respect to the acceleration। अब इसको हम mass with respect to acceleration कंसीडर किस तरह से करते हैं, यही इक्वेशन है जैसे हम इसको रीराइट करते हैं, mass with respect to the acceleration plus Fd plus Fs is equals to resulting force। जस्ट हमने इक्वेशन को ट्रीट किया कि सिंपली जो आपके फोर्सेस हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम उनको उसी डायरेक्शन के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस इक्वेशन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द प्रीवियस वैल्यूज के अंदर हमारे पास क्या था कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली इज इक्वल्स टू स्टिफनेस इनटू द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो आपका डैम्पिंग फोर्स था इज इक्वल्स टू डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी, एंड मास